1991 में आम सोवियत नागरिक खाली पेट्रोल पंपों पर घंटों लाइन में खड़े रहते थे। राशन की दुकानों से ब्रेड गायब हो गई, रसूखदार लोग सामान जमा करने लगे और फिर कुछ ही महीनों में जो देश 70 सालों से था वो बस अस्तित्व में रहना बंद कर गया। इस हफ्ते रूसियों को भी बिल्कुल वही होने की उम्मीद है। हालात इतने खराब हो गए हैं, एक रूसी महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह मेरे लिए देश का पहला पतन है। सोवियत संघ के पतन देखने वालों, क्या आप यहाँ की सामान्य प्रक्रिया बता सकते हैं? क्योंकि देखिए, कल यूक्रेन ने ऐसा कुछ किया जो लगभग किसी ने भी संभव नहीं समझा था। उन्होंने रूस की सबसे बड़ी, सबसे भीतर स्थित और सबसे कड़ी सुरक्षा वाली तेल रिफाइनरी को ठप कर दिया। इस हमले के बाद देश की रिफाइनिंग क्षमता का आधे से ज्यादा हिस्सा बंद हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूक्रेन की सीमा से करीब 2500 किलोमीटर यानी लगभग 1500 मील दूर उस लक्ष्य को कैसे निशाना बनाया जिसके बारे में रूस को पहले से पता था और फिर भी वह उसकी रक्षा नहीं कर सका। CIA के साथ गुप्त साझेदारी जिसने इन हमलों को और भी ज्यादा विनाशकारी बना दिया। और क्यों आम रूसी अब सचमुच घोड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल अब उनकी पहुंच से बाहर है। कुछ रूसी देश के टूटने की तैयारी में हैं। अगर वे सही हैं तो हम इतिहास को दोहरते देख रहे हैं। मेरा नाम सैम है, आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स। और चलिए शुरू करते हैं कि यूक्रेन ने अभी क्या किया, क्योंकि यह समझने के लिए कि कल का हमला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आपको यह समझना होगा कि रूसी क्या उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से सार्वजनिक रूप से क्या कहा और वे फिर भी इसे रोक नहीं सके। सिर्फ 4 दिन पहले रूस के प्रमुख युद्ध ब्लॉगरों में से एक ने अपने दर्शकों को सार्वजनिक चेतावनी दी थी। उसने कहा कि अगला यूक्रेनी निशाना यही रिफाइनरी होगी, जो रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसे ओम्स्क रिफाइनरी कहा जाता है। उसने समझाया कि ये अगला निशाना क्यों होगा और फिर उसने बताया कि ओम्स्क अग्रिम मोर्चे से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये यूक्रेन के पास बचा सबसे कीमती निशाना है, इसलिए यूक्रेन निश्चित रूप से इसे ही निशाना बनाएगा। सुनिए, यूक्रेनियनों के लिए अपमानजनक शब्दों का मकसद हमारी ओम्स्क रिफाइनरी उड़ाना है। हमें इसे रोकना होगा। ओम्स्क ओब्लास्ट को 4 स्तर की सुरक्षा में सील करना चाहिए। अगर वे सचमुच हम पर हमला कर दें तो आधी सरकार जेल में होनी चाहिए। बेकार कमीने, तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या राष्ट्रपति के सब कुछ बताने का इंतजार कर रहे हो? क्या यहां कोई सच में फैसला ले सकता है? अगर तुम में से कोई भी खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता तो इन सब मंत्रालयों का क्या मतलब है? तुम सब बस बैठे हो, ऊपर से किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हो कि क्या करना है। अब समय बदल गया है, मातृभूमि खतरे में है। दुश्मन वहीं बैठा हस्तमैथुन कर रहा है और एक दिन हस्तमैथुन खत्म करके हमारे पीछे आएगा। वे हमारे लिए पहले से ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रहे हैं। जर्मन कह रहे हैं कि वे एक दिन में कालिनिनग्राद पर कब्जा कर लेंगे, कि वे कोला प्रायद्वीप पर कब्जा करेंगे। आप सब क्या इंतजार कर रहे हैं? हमें पहले उन हरामियों पर हमला करना है। वे 2027 में हमारे खिलाफ कदम उठाने वाले और अब छुपा भी नहीं रहे। रूस के राष्ट्रपति की रक्षा करो, वरना सब बर्बाद हो जाएंगे। सभी को शुभकामनाएं। ब्लैथ। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस युद्ध को करीब से देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये होने वाला था। अगर रूस में कोई आम आदमी या युद्ध ब्लॉगर जानता है तो रूसी और यूक्रेनी सेना भी जानती थी। यही उनकी रणनीति थी। वे यह रणनीति पिछले कई महीनों या साल से अपना रहे हैं। मेरा यही मतलब है। इस महीने की शुरुआत में यूक्रेनी सेना ने एक ग्राफिक जारी कर बताया कि उन्होंने रूसी रिफाइनिंग क्षमता का करीब 43% ठप कर दिया है। लेकिन इसमें एक अहम बात छूटी थी। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर अब तक हमला नहीं हुआ था। यह ग्राफिक महीने की शुरुआत में आया था। अब वह अपवाद भी हटा दिया गया है। मेरा यही मतलब है। कल यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि यूक्रेन ने आखिरकार रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया, जो यूक्रेन से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, लगभग 1500 मील। वैसे यह बताना भी जरूरी है कि हर कोई इस 25 किलोमीटर के आंकड़े का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह यूक्रेन की सीमा से इस रिफाइनरी तक की दूरी है। असल में यूक्रेनी सेना पूर्वी सीमा या रूसी नियंत्रण वाले पूर्वी क्षेत्र को ज्यादा कवर नहीं करती। ये ड्रोन शायद 1500 मील से अधिक दूरी तय कर गया होगा। फिर भी यह रिफाइनरी रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 8% है। अब हमने पहले ही बताया था कि 43% रिफाइनिंग क्षमता ऑफलाइन है,
अगर आप इसे भी जोड़ दें तो हमें ठीक ठीक नहीं पता कि इस रिफाइनरी का कितना हिस्सा ऑफलाइन होगा, लेकिन यह आंकड़ा लगभग 50% के करीब पहुंच रहा है। ये रूस के लिए बड़ी समस्या है क्योंकि वे पहले से ही ईंधन की कमी झेल रहे हैं। इसे कई लोग रिफाइनरी बिंगो कह रहे हैं। यूक्रेनी रूस की हर रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं। इन सब पर आज से बहुत पहले ही हमला हो चुका था, लेकिन ओम्स्क पर अब हमला हुआ। तो इसका मतलब है कि रूस की शीर्ष 11 रिफाइनरियां अब यूक्रेनी नियंत्रण में हैं, यानी ड्रोन की वजह से। यह बताना जरूरी है कि इनमें से लगभग सभी रिफाइनरियों पर कई बार हमले हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम ओम्स्क के साथ भी वही होने की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये आसान नहीं होगा, खासकर अगर रूस उस जगह पर और अधिक एयर डिफेंस लगाना शुरू कर दे जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया था। फिर भी रूस यह अन्य रिफाइनरियों के साथ भी कर सकता था, लेकिन वे यूक्रेनी ड्रोन नहीं रोक सके। अगर हम मान लें कि यही सिलसिला जारी रहता है तो इसका मतलब है कि ओम्स्क रिफाइनरी, भले ही कोई यूनिट बची हो जो अभी भी काम कर रही हो, वो भी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास जमीन से प्रतिक्रिया है। हमारे पास उन लोगों के क्लिप्स हैं जो रिफाइनरी के आसपास है और उन्होंने सब कुछ रियल टाइम में रिकॉर्ड किया। पहला वाला सबसे मजेदार है क्योंकि वह आदमी रिफाइनरी को जलते हुए देख रहा है और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, अरे दोस्तों, आखिरकार उन्होंने हमारी रिफाइनरी को निशाना बना ही दिया। तो अब पेट्रोल पंप पर जाओ और टैंक फुल करवा लो क्योंकि हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। यही वो कहता है। सुनिए। रिफाइनरी में आग लग गई है, ये तय है। फ्लेयर स्टैक्स को नजरअंदाज करो। तुम्हें यही हिस्सा देखना चाहिए। उन्होंने इसे शायद लगभग 10 मिनट पहले मारा होगा। मैंने आवाज नहीं सुनी, मैं दूर हूं। यहां से मुझे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, तो अभी समय बर्बाद मत करो। जो भी मुझे देख रहा है और जिसके पास गाड़ी है वो पेट्रोल पंप की तरफ जाए। आज उन्होंने जरी कैन की सीमा हटा दी है। अगर आपको नहीं पता तो आज ही जरी कैन लेकर पेट्रोल पंप जाइए और आखिरी बूंद भी खरीद लीजिए। आज मामला गंभीर है, सच में है। लाइनें बहुत लंबी होने वाली हैं। मेरे पास जरी कैन नहीं है, मैंने उसे गैराज में छोड़ दिया। अब वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि गैराज काफी दूर है। ये रही आपके लिए कुछ प्रत्यक्ष जानकारी। मैं आपको प्रत्यक्ष स्रोत से जानकारी दिखा रहा हूं। अब अगला क्लिप असल में एक लाइव एक्शन फुटेज है। कोई व्यक्ति एक ड्रोन को रिफाइनरी में जाते हुए और हमला होते हुए रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा आप जानते हैं, YouTube ऐसे क्लिप्स पसंद नहीं करता क्योंकि इनमें नुकसान और संभवतः घायल लोग दिखते हैं। हमें पूरी जानकारी नहीं क्योंकि हम दूर हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे एल्गोरिदम में मदद मिलेगी और हम ऐसा कंटेंट दिखाते रहेंगे। यहाँ देखें। साले तुम क्या बात कर रहे हो? एक और ड्रोन फिर से आ रहा है। अब इसे देखो। ये ब्लैक! हर तरफ से गोली चल रही है। वो हर तरफ से गोली चला रहे हैं। वो रहा धम। क्या तुमने देखा? हे भगवान! साला, ये क्या बकवास है? बाहर में जाए ये सब। हम वापस आएंगे। फिर अगला क्लिप शायद वही आदमी है या कोई और जो उसी जगह या उसके पास से रिकॉर्ड कर रहा है, जो रिफाइनरी की तरफ आने वाले हर एक यूक्रेनी ड्रोन को गिन रहा है। और वो गिन रहा है कि रूसी इंटरसेप्टर कितने ड्रोन गिरा रहे हैं। आखिरी अनुपात रूसी एयर डिफेंस के लिए अच्छा नहीं है। आप इस प्रत्यक्षदर्शी का बनाया नक्शा खुद देखिए। वो देखिए, पूरी रिफाइनरी आग की लपटों में घिर गई है। 12 में से सिर्फ एक को गिराया गया और 11 अंदर तक पहुंच गए। यही हाल है। ऐसे ही मुझे यकीन है आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो सबके मन में है। अगर रूस को 4 दिन पहले या शायद उससे भी पहले पता था कि ये होने वाला है, तो टारगेट शायद सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी है, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि बाकी सारी रिफाइनरियों पर हमला हो चुका है। आप इसे देश की सबसे कीमती रिफाइनरी भी कह सकते हैं। तो इसकी रक्षा क्यों नहीं की गई? वहां इतनी जरूरी चीज की सुरक्षा के लिए और ज्यादा एयर डिफेंस और ज्यादा सैनिक क्यों नहीं थे? क्या यूक्रेनी ड्रोन इतने ताकतवर हैं कि रूस उन्हें रोक नहीं पाता, या रूस यूक्रेन के अगले कदम का सही अनुमान नहीं लगा पाता? खैर, जवाब आपको हैरान कर सकता है। मैं दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। जवाब है कि पुतिन घबरा रहे हैं, तो उन्होंने हर जगह से एयर डिफेंस हटाना शुरू कर दिया है। जहां भी उन्हें कोई उपलब्ध एयर डिफेंस मिलती है, वह उसे मास्को ले आ रहे हैं, क्योंकि वह खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
या अगर आप पुतिन के प्रति नरम रहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वह मॉस्को के अभिजात वर्ग की सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभिजात वर्ग नाराज हो गया तो उन्हें युद्ध रोकना पड़ेगा, या फिर उन्हें अपने सबसे बड़े डर गुरुत्वाकर्षण यानी ऊपर से गिरने का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पुतिन हर जगह से एयर डिफेंस हटा रहे हैं, और इसका मतलब है कि इससे यूक्रेनी ड्रोन और यूक्रेनी मिसाइलों के लिए और भी ज्यादा जगह बन रही है जिससे वे नुकसान पहुंचा सकें। अब यहीं पर मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो थोड़ी शैक्षिक भी है और थोड़ी दिलचस्प भी। CIA किस तरह यूक्रेन को इन हमलों को अंजाम देने में मदद कर रही है, या अगर मैं इसे और सटीक तरीके से कहूं तो CIA किस तरह यूक्रेन को इन हमलों को और अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम देने में मदद कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेनी कई महीनों से रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं, लगभग 10 शायद अब तक 14 महीनों से। लेकिन अगर आप इस अभियान की शुरुआत की क्लिप देखें और अगर आप अब की क्लिप देखें तो आपको कुछ अंतर नजर आएंगे। शुरुआत में हम बहुत सी आग के गोले और चीजों को धमाकों के साथ फटते हुए देख रहे थे, जो देखने में काफी संतोषजनक लग रही थी। मुझे नहीं पता कि जो आप कह रहे हैं वो राजनीतिक रूप से सही है या नहीं, लेकिन आप देख सकते थे कि चीजें वैसे ही धमाके के साथ उड़ रही थी जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। हाल के हमलों में हम ऐसा ज्यादा नहीं देख रहे हैं, और इसके अच्छे कारण हैं। पिछले दिसंबर की रिपोर्ट में बताया गया कि CIA ने जून 2024 के आसपास यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के साथ चुपचाप काम शुरू किया था, और उन्होंने तेल विशेषज्ञों के साथ काम करना शुरू किया, शायद यहाँ टेक्सास से, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल विशेषज्ञों के साथ, जिन्हें रिफाइनरियों के संचालन के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि रिफाइनरी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जैसे कि रूस के लिए उन सभी उपकरणों को बदलना मुश्किल है जो यूक्रेन रिफाइनरी में नष्ट कर रहा है। ठीक है, हमें यह पहले से पता है क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर आप सभी उपकरणों की सूची बनाएं तो कुछ ऐसे होंगे जिन्हें रूस के लिए बदलना मुश्किल होगा। और CIA ने कहा, अरे क्यों ना हम ईंधन डिपो पर हमला करने के बजाय, जो कि वैसे भी नुकसान पहुंचाते हैं, आप उसमें जमा ईंधन को नष्ट कर देते हैं, डिपो को नष्ट कर देते हैं। वे रूस को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप ऐसे ज़रूरी उपकरणों को निशाना बनाएं जिन्हें बदलना मुश्किल है तो रिफाइनरी संचालन प्रभावित होगा। अगर आप उस उपकरण को नष्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि रिफाइनरी हफ्तों के लिए, शायद महीनों के लिए बंद हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परियोजना शुरू होने पर यूक्रेन के पास सीमित ड्रोन थे। अगर आपके पास कम ड्रोन है तो आप सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले टारगेट को चुनेंगे ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। ये बुनियादी निवेश जैसा है। तो इस परियोजना के दौरान और सभी उद्योगों के विशेषज्ञों की सलाह के दौरान वे इस उत्तर पर पहुंचे जिसे कपलर कहा जाता है। अब मुझे ठीक नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। मैं ह्यूस्टन से हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तेल उद्योग कैसे काम करता है या रिफाइनिंग उद्योग कैसे काम करता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि कपलर किसी महत्वपूर्ण चीज का उपनाम है। हम जानते हैं कि यूक्रेनी किसे निशाना बना रहे हैं। यूक्रेनी जिस सिस्टम को निशाना बना रहे हैं उसका नाम कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। और इस चीज़ को बदलना बहुत मुश्किल है, और इसका बहुत अच्छा असर हुआ है क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि मॉस्को रिफाइनरी, जिसे यूक्रेन ने लगभग 2 हफ्ते पहले निशाना बनाया था, अब साल के बाकी समय के लिए बंद है। तो 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक वो रिफाइनरी फिर से चालू नहीं होगी, और इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना? एक कारण ये हो सकता है कि रूसियों के पास बस ज़रूरी उपकरण नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उनके पास बदलने के लिए सामान होता तो वे 1 हफ्ते में रिफाइनरी ठीक कर सकते थे, लेकिन उनके पास वो सामान नहीं है। इसका मतलब है कि अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, और ये सब जाहिर है यूक्रेनी लोगों की वजह से है, लेकिन साथ ही CIA भी यूक्रेनी के साथ मिलकर काम कर रही है। ये सब मिलकर एक ऐसा संकट पैदा कर रहा है जिससे रूस इस वक्त गुजर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं हालात कितने खराब हैं तो इस महिला की बात सुनिए जो सोचती है कि वो आखिर रूस में रह ही क्यों रही है। देश में तेल है, फिर भी कार में पेट्रोल नहीं डाल सकते। फिर जीने का क्या मतलब? इस जगह को रहने लायक कैसे कह सकते हैं? वही सवाल वो सार्वजनिक रूप से उठा रही है। सुनिए। दोस्तों, मैं घबरा रहा हूँ। हमारी गाड़ी की रेंज 0 किलोमीटर रह गई है। फ्यूल की लाइट कल से ही जल रही है। कल से सोच रही हूँ फ्यूल डलवा लूं। मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो रूस लोगों पर खाने पीने की चीजों की ऊंची कीमतों का बोझ डाल रहा है।
हर चीज के लिए, हर सेवा के लिए सारी यूटिलिटीज के लिए भी। और बाकी सब चीजों के लिए भी। और अब तो आप अपनी कार में पेट्रोल भी नहीं भरवा सकते। अब आगे कौन सी मुसीबत आने वाली है? क्या अब ट्रांसपोर्टेशन भी बंद होगा? अब अगली कौन सी मुसीबत आने वाली है? जिनकी नौकरियां यात्रा या ड्राइविंग से जुड़ी है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता मैं इस देश में कैसे जिंदा रहूं। मुझे अब क्या करना चाहिए? शायद कोई मुझे बता सकता है। मैं जाऊंगी और ईंधन भरवाऊंगी। इस संकट ने कुछ रूसियों को घोड़े खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। 21वीं सदी में रूसी समय में पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए युद्ध बहुत बुरा चल रहा है। अब घोड़ों की बात पर आने से पहले हमें एक छोटा सा मीम ब्रेक लेना होगा और मुझे पता है कि आप लोगों को वो मीम्स बहुत पसंद आते हैं जो हम शेयर करते हैं। तो आप जानते हैं नियम क्या है। अगर आपको मीम पसंद आया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक बटन दबाएं। अब आज के मजेदार मीम्स देखते हैं। पहला मीम है यूट्यूबर जेक ब्रो से। एक रूसी पेट्रोल पंप की लाइन में कहता है, बस तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं पुतिन को शूट करने जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद वह लौटता है और फिर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या तुमने उसे शूट किया? वह जवाब देता है, नहीं, पुतिन को शूट करने वाली लाइन इससे भी लंबी है। अब अगला जोक है जो थोड़ा दुखद है। रूस जो इस युद्ध शुरू होने से पहले अनाज का बड़ा निर्यातक था, अब उसकी राष्ट्रीय अनाज उत्पादन या अनाज की फसल में 66% की गिरावट आई है, मेरा ख्याल है। फिर हमारे पास टक्कर कार्लसन की तस्वीर है जो रूस के मॉस्को में आल्डी देखकर हैरान रह गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। यह लगभग 2 साल पहले की बात है। मुझे लगता है उन्हें टेक्सास आना चाहिए। यहाँ बहुत आल्डी हैं। मुझे नहीं पता वे टेक्सास के बाहर है या नहीं, लेकिन यहाँ बहुत है। अगर वे बकीज जाएं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, सोच भी नहीं सकता। ये रहा आखिरी मीम और ये वाला तो बहुत ही अपमानजनक है, खासकर अगर आप रूस से प्यार करते हैं। हमारे पास रूस से एक जूमर है जो पूछ रहा है, नमस्ते सभी को। कई लोग कह रहे हैं कि रूस की मौजूदा स्थिति से देश का पतन हो सकता है। यह मेरे लिए देश का पहला पतन है। जिन्होंने सोवियत संघ का पतन देखा है वे मुझे कोई समझदारी भरी योजना बताएं। कुछ जरूरी सामान, पानी, पेट्रोल वगैरह जमा कर लो। ये पहला पतन है। अगर पुतिन ऐसे ही रहे तो शायद ये आखिरी ना हो, पर यह पहला पतन है। अब दुर्भाग्यवश यह पूरी तरह मजाक नहीं है। रूस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोवियत संघ और उसके पतन का समय देखा है और वे अभी जो हो रहा है उसमें और उस समय जो हुआ था उसमें समानताएं देखने लगे हैं। देखिए, सोवियत संघ के अंत में खास तौर पर हर जगह चीज़ों की कमी थी, जिसमें पेट्रोल की कमी भी शामिल थी। उस पूरे समय सोवियत संघ पेट्रोल या तेल का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक था, बल्कि शायद सबसे बड़ा ही था जब उसका पतन हुआ। अब कई लोग ये समानताएं देख रहे हैं। किसी ने 1991 का एक क्लिप भी साझा किया जिसमें देश के पतन से पहले लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। इस क्लिप को देखें और बताएं, क्या आपको कोई समानता दिखती है? 93 ऑक्टेन पेट्रोल के लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार है। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? लगभग 2.5 घंटे से। क्या यह कोई आपातकालीन स्थिति है? नहीं, यह सामान्य है। नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास 76 ऑक्टेन पेट्रोल है? नहीं, कृपया फिल्म न करें, मैं काम पर हूं, समय नहीं है, मैनेजर से बात करें। तो क्या यह कोई आपातकालीन स्थिति है? मुझे नहीं पता हमारी स्थिति क्या है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। हर जगह गाड़ी चलाई, पेट्रोल कहीं नहीं मिला। शायद सारा ईंधन फसल की कटाई में चला गया। अगर वो फसल काटने गया है तो समझ में आता है। फिर भी शहर अजीब शांत हो गया है। यहां शायद ही कोई पर्यटक बचा है और यहां तक कि मातृयोशिका गुड़िया बेचने वाले भी गायब हो गए हैं। अब दिलचस्प ये है कि देश के पतन के बाद रूस में 90 का दशक बहुत उथल पुथल भरा था। ओलिगार्क्स सरकारी संपत्ति लूट रहे थे और येल्सिन सत्ता बचाने के लिए सब कुछ बेच रहे थे। आम रूसी लोगों की जिंदगी इतनी खराब हो गई कि वे सच में सोवियत संघ को याद करने लगे, जहां उनके पास वे बुनियादी आज़ादियां भी नहीं थीं जिन्हें हम अमेरिका में सामान्य मानते हैं। यही वजह थी जिससे व्लादिमीर पुतिन को रास्ता मिला। वे अराजकता के बाद स्थिरता का वादा लेकर आए थे। वे उस मजबूत नेता की तरह थे जिसकी रूस को चाहत थी, या जैसा कई लोग कहते हैं, वे वही मजबूत नेता थे जिसकी रूस को जरूरत थी।
अगर आप किसी रूसी से पूछे जिसने 90 और 2000 के दशक में जीवन बिताया, तो वह कहेगा कि शुरू में पुतिन ने अच्छा काम किया। अब आप यह तर्क दे सकते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि तेल की कीमतें बहुत ऊंची थी, उनके पास बहुत पैसा था, वे देश में बहुत निवेश कर सकते थे बिना वास्तव में सक्षम हुए। पुतिन के शासन के पहले दशक में कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन अब देखें उन्होंने देश को कहां पहुंचा दिया। रूस की मौजूदा समस्याएं पुतिन की सोवियत संघ को फिर बनाने की चाहत से हैं, जैसे जॉर्जिया पर हमला, क्रीमिया का विलय, फिर यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण। अब रूसियों के पास अपनी कारों के लिए तेल नहीं है, जबकि उनके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसी वजह से हमने घोड़ों की बात की थी। ईंधन संकट इतना गंभीर हो गया है कि रूसी लोग सच में घोड़े खरीद रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे, वे सच में खरीद रहे हैं। सुनिए जरा। और ये सब मॉस्को में हो रहा है वैसे, जहां मॉस्कोवासी या आप उन्हें जो भी कहें, अब मॉस्को में घोड़े खरीद रहे हैं, वो भी अभिजात वर्ग के लोग। सुनिए जरा। मैं खुद के लिए एक घोड़ा लेना चाहता हूं। हम घोड़ों पर सवारी करेंगे। नतीजे इसी दिशा में जा रहे हैं। आपका मतलब असली घोड़ा? जिसे आपको घास खिलानी पड़ती है। हाँ, ये आसान और दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि जल्द ही ट्रोइका या ऐसी ही कुछ गाड़ियां मॉस्को की सड़कों पर चलेंगी? वे पहले से ही दौड़ रही हैं और आगे भी दौड़ती रहेंगी। बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूं कि यह कोई अलग थलग किस्सा नहीं है जिसे मैं बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा हूं। हम रूसी सरकारी मीडिया से आ रहे समग्र आंकड़ों को देख सकते हैं और ये हमें बताते हैं कि यह एक रुझान है। देखिए, ये एक रिपोर्ट है रूसी सरकारी मीडिया मैश MASH से, और ये वही है जो वे कह रहे हैं। ईंधन संकट की वजह से रूसी घोड़ा पालक बिक्री में तेज बढ़ोतरी बता रहे हैं। घोड़े को पालने के खर्च के बावजूद अब उन्हें बनाए रखना लगातार SUV में ईंधन भरवाने से सस्ता पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में पेट्रोल महंगा होने से करीब 1000 घोड़े बूचड़ खाने जाने से बच गए। गांव वाले अब ऑफ रोड वाहनों की बजाय 4 पैरों वाले जानवर ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि इससे आना जाना सस्ता पड़ता है और आप जंगल भी जा सकते हैं। बस घोड़े को घास या चारा खाने दो, फिर आप वापस खेती कर सकते हैं। अब जिन्होंने 90 के दशक का समय देखा है, वे रूसी जानते हैं कि जब भी देश समय में पीछे जाता है, खासकर आर्थिक रूप से, तो यह अपनी तरह की समस्याएं पैदा करता है, जैसे तनाव। जब लोग अपनी सारी चीजें खो रहे होते हैं तो तनाव हमेशा बहुत ज्यादा होता है, और यही ठीक अभी रूस में हो रहा है। हर जगह झगड़े हो रहे हैं। देखिए, लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े हैं और फिर माहौल गर्म हो जाता है। साले तू क्या कर रहे साले? तू क्या कर रहे साले? रीस साले। अब हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सक्लूसिव सेगमेंट है। चैनल पर फिर से पूर्व नेवी सील चक फार विस्तार से फ्रंट लाइन की जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह विश्लेषण सिर्फ हमारे बेसिक्स इनसाइडर मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। अगर आप पूरा विश्लेषण और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करें या basicsinsider.com पर जाएं और मेंबर बने। आपके समर्थन से ही स्वतंत्र कवरेज जारी रहती है। हम किसी प्राइवेट इक्विटी के स्वामित्व में नहीं है, हम किसी के भी स्वामित्व में नहीं है। इस चैनल पर काम करने वाले लोग ही इसके मालिक हैं, और इसी वजह से आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब पेश है उस कंटेंट का प्रीव्यू। आप जानते हैं, जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यूक्रेन अब एक ही लक्ष्य पर कई ड्रोन भेज रहा है, और पेलोड क्षमता दिखाने के लिए आप देख सकते थे कि उन ईंट की दीवारों को तोड़ा जा रहा था। उनके पास ड्रोन के कई पेलोड्स हैं और हमने वहां पूरा घर गिरते देखा। तो वहां आग लगाने वाले विस्फोटक ड्रोन वॉरहेड्स हैं और आग लगाने वाले भी हैं। पहली क्लिप में एक उत्तर कोरियाई सैनिक दिखता है जो एक ड्रोन को गिरा देता है और फिर उसके पास जाकर देखता है। और यहाँ एक आदमी है जिसने किसी तरह एक ड्रोन को गिरा दिया है और वो भूल जाता है कि यहाँ युद्ध चल रहा है और यह चीज हथियार बंद थी। तो बच्चों, अगर आप फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन गिरा दें तो इस आदमी जैसा बिल्कुल ना करें। तो वो चीज नीचे गिर चुकी थी, वो अब उड़ नहीं रही थी, लेकिन उसका कैमरा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सब कुछ चालू था। यह दृश्य एक दूसरे ड्रोन द्वारा फिल्माया जा रहा है जो पहले ड्रोन को संदेश भेजता है, वॉरहेड फायर करो।
ऐसे कई और वीडियो सामने आए हैं जहां लोग नीचे गिरे हुए ड्रोन के पास चले जाते हैं और फिर से इनमें ज्यादातर शेप्ड चार्ज वॉरहेड्स होते हैं। तो इसमें चार्ज एक खास दिशा में लगाया गया होता है, लेकिन ये विस्फोट के साथ छर्रे भी फैलाता है। तो ये कवच भेदी विस्फोटक जेट छोड़ता है, लेकिन साथ ही हर दिशा में घातक छर्रे भी फैलाता है। तो ड्रोन से निपटने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या है? जैसे अगर आप युद्ध के मैदान में हैं, अगर आप उसे गिरा दें तो आप उसके साथ वैसे ही करेंगे जैसे न फटा हुआ तोप का गोला के साथ, सही? आप उससे दूर रहेंगे और ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसे कम से कम यह पता हो कि क्या करना है। मुझे लगता है मैं 300 मीटर पीछे चला जाऊंगा और उस पर एक ट्रेसर राउंड मारूंगा, जिससे शायद वो फट जाएगा। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, सैन्य उच्च विस्फोटक बेहद स्थिर होते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास बड़ा C4 ब्लॉक हो सकता है, लेकिन सामान्य गोली मारने से कुछ नहीं होगा। इसे सक्रिय करने के लिए दबाव और गर्मी दोनों की जरूरत होती है। तो अगर आप उस गिरे हुए ड्रोन को कवच भेदी आग लगाने वाली गोली से मारते हैं तो वो शायद फट जाएगा। लेकिन सही काम तो यहां से भागना था। एक और बात बताना चाहूंगा, इस आदमी की सिचुएशनल अवेयरनेस है। उसने इसे गिरा दिया और उसके पास सील्स में, जिसे टारगेट लॉक कहते हैं, वो था। वो सिर्फ इसी ड्रोन पर ध्यान दे रहा है। वो एक बार भी दूसरी दिशा में ऊपर नहीं देखता कि उसे एक और ड्रोन से फिल्माया जा रहा है, सही है? तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, समझे? यही हम कहते हैं, अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें।